हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतिन मदान और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। तो आज हम क्लास 8 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। इसका नाम काफ़ी भारी भरकम है। क्या नाम है इसका? एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो जितना भारी भरकम इसका नाम है उतना ही ईजी ये चैप्टर है। इस चैप्टर में पता है क्या है, इसमें सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसका आंसर जब आप पूरी बुक पढ़ लोगे ना तो सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का एम क्या है, क्या चाहता है ये चैप्टर आपको साइंटिस्ट बनाना चाहता है। ये चैप्टर चाहता है आप क्वेश्चंस पूछो, आप पूछो कि ग्रास ग्रीन कलर की क्यों है, स्काई ब्लू क्यों है, हाथी बड़ा क्यों है, चींटी छोटी क्यों है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सो आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और आपका माइंड काफी ज्यादा क्यूरियस है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, तो बिना किसी डिले के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आप लोगों को मैं बता दूं, हम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी को समझ के चलते हैं और साथ ही साथ जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको भी समझते हैं, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सारी चीजें आपको मैं समझाते हुए चलता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर। ठीक है, तो ईच चैप्टर का फर्स्ट पेज, आप कोई भी चैप्टर इस बुक का खोल लो ना तो उसके फर्स्ट पेज पे आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपकी क्यूरियोसिटी को जगा रहे हैं। अगेन, तो आपकी क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए ये चैप्टर है और इसीलिए हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिससे आप सोचने पे मजबूर हो जाओ। ठीक है, तो वेलकम बैक क्यों बोल रहा है ये? क्योंकि आपकी जो 7th की टेक्स्ट बुक है उसका भी नाम क्यूरियोसिटी है, 6th में भी क्यूरियोसिटी थी। ठीक है, तो आपकी क्यूरियोसिटी आगे बढ़ती जा रही है, इसलिए ये बोल रहा है वेलकम बैक। 7th से अब आप 8th में आ गए हो। ठीक है, यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, दीज आर नॉट मेंट फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना जो फर्स्ट पेज पे है, ये किसी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ये आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए। दे आर unique invitations to spark your curiosity to explore the world of science। अगर आप साइंस के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप क्यूरियस होने चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, हम लोग अपना खाना डाइजेस्ट कैसे करते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो यू आर गोइंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, क्योंकि आप आंसर फाइंड करने की कोशिश करोगे और इसी प्रोसेस में आप साइंस को अच्छे से समझोगे। ठीक है, व्हाई इज वन साइड ऑफ पूरी थिनर देन द अदर। तो कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, पूरी की एक साइड, जब हम पूरी को बेलते हैं ना तो उसकी एक साइड जो है वो पतली होती है और एक साइड मोटी होती है, जिस वजह से वो फूलती है। अब ऐसा क्यों होता है तो इसका आंसर आपको इस चैप्टर के एंड तक मिल जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आर there more grains of sand on all the beaches and deserts of the world और more stars in our galaxy। तो अगर आप किसी बीच पे जाओ आपको दिखेगा बहुत छोटे छोटे आपको सैंड के पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथ में लेना, आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे। तो वो पार्टिकल्स ज्यादा हैं या स्टार ज्यादा हैं? तो आप सोच के देखो कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अगर सारे बीचेस सारे डेजर्ट के वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप काउंट करो और स्टार्स को काउंट करो तो आपको क्या लगता है क्या ज्यादा है? ठीक है, राइट फ्रॉम ग्रेड 6th वी हैव ऑब्जर्व्ड द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो 6th में भी हमने पढ़ा था, 7th में भी हमने देखा था कि प्लांट्स और एनिमल्स कितने कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कितने डिफरेंट वैरायटीज के होते हैं अराउंड अस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। प्लांट्स कितने सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं, एनिमल्स कितने सारे डिफरेंट टाइप के हैं, और हम भी एनिमल्स ही हैं, है ना। फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स टू मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो हमने देखा था लीव्स की शेप्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। 6th में हमने ये देखा था इंसेक्ट्स कितने डिफरेंट होते हैं, कीड़े मकोड़े कितने ज्यादा अलग अलग टाइप्स के होते हैं। व्हाई हैज नेचर क्रिएटेड सच अ वास्ट वैरायटी। तो आपको क्यों लगता है नेचर ने ऐसा क्यों किया, इतनी ज्यादा वैरायटी में प्लांट्स, एनिमल्स, लीव्स, इंसेक्ट्स, इतनी ज्यादा वैरायटी में क्यों बनाया है? तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। इज देयर सच अ क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस। तो ये 3 एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको क्यूरियस बनाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, तो वो क्वेश्चन आप यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हो। अगेन, ये जो सारे क्वेश्चन है ना ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पेज। अब हम आगे चलते हैं चैप्टर में। आवर जर्नी विद क्यूरियोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यूज इन ग्रेड
एट्थ, तो सेवेंथ में भी क्यूरियोसिटी थी, एट्थ में भी क्यूरियोसिटी है। अब ये जर्नी आगे चल रही है और इस जर्नी में अब हम एट्थ क्लास में पहुंच गए हैं। सो कंग्रेचुलेशन एवरीवन, आप सेवेंथ से एट्थ में पहुंच गए हो, तो आपकी क्यूरियोसिटी अब बढ़ रही है। ठीक है, वी होप यू ब्रिंग अलोंग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, तो एडवेंचर करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, आप इसी स्पिरिट से आगे चलो जो आपने सेवेंथ में दिखाई थी। आई होप आपने सेवेंथ में भी स्पिरिट दिखाई होगी, आप एडवेंचर करना चाहते होगे, आप एक्सप्लोर करना चाहते होगे, क्योंकि साइंस एक नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक्सप्लोर करते हो, आप चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हो, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये चीज कैसे वर्क करती है, ये मशीन कैसे चलती है, ठीक है, स्टार्स कैसे वर्क करते हैं, प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, तो ये सारी चीजें साइंस में आती है। तो साइंस इज अ वेरी एडवेंचरस सब्जेक्ट। ठीक है, that has guided us so far. In grade 6th, we discovered how science begins with wonder and simple why. तो साइंस कैसे स्टार्ट होती है? साइंस स्टार्ट होती है आपके वाई बोलने से। ये चीज कैसे हो रही है, जब आप वाई लगा देते हो ना, तो आपकी साइंस स्टार्ट हो जाती है। एंड हाउ, ठीक है, वाई भी है और हाउ भी। हाउ मतलब कैसे कोई चीज चल रही है, तो आप वाई भी लगा सकते हो, क्यों और कैसे, क्यों और कैसे। ठीक है, क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। इन ग्रेड 7th वी लर्नड दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। तो साइंस हमेशा इवॉल्व होती है, ऐसे नहीं है आपको एक आंसर मिल गया और आपको लगा यार मजे आ गए, ये आंसर मिल गया, हमारी जिंदगी जो है वो सॉर्ट हो गई। उस आंसर से ना आपको हजारों क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, जब आपको इसका आंसर मिल जाएगा तो आप सोचोगे यार फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए होता है, वो ग्रीन कलर का ही क्यों होता है। आपको उसका आंसर मिल गया तो आप सोचोगे कि ग्रीन कलर ही इतना प्रोमिनेंट क्यों है, ग्रीन से ऐसा क्या नाता है क्लोरोफिल का जो प्लांट्स को ग्रीन बना रहा है। ठीक है, वो आंसर मिल गया। फिर आप सोचोगे सनलाइट कैसे हेल्प कर रही है फोटोसिंथेसिस में। तो एक आंसर से आपको हजारों क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। तो इट इज ऑलवेज इवॉल्विंग, दैट ईच आंसर्स ओपन्स न्यू क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया, एक आपको आंसर से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एंड हाउ आवर आइडियाज कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर। तो जैसे जैसे हम डीप जाते जाएंगे तो जरूरी नहीं है हमने जो सोचा हो वही आंसर हमें निकले, ऐसा हो सकता है कि वो अलग चीज हमें निकल जाए जैसे जैसे हम डीप डाइव करते जाए। नाउ इन ग्रेड 8th वी टेक द नेक्स्ट स्टेप। अब हम नेक्स्ट स्टेप जा रहे हैं, एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, तो यही हमारे चैप्टर का नाम है, वेयर वंडर एंड एवोल्यूशन कम टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क्स। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं कि कैसे वो इवॉल्व हो रहा है, कैसे आप सोच रहे हो। ठीक है, कोई भी चीज आप सोच रहे हो तो वो साइंस के अंडर आता है। वी डोंट वांट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट्स। तो हम ये नहीं चाहते कि आप रट्टा मारो, नए नए फैक्ट्स को बस मगअप करते जाओ, रट्टा मार के मेमोराइज करते जाओ, ये नहीं चाहती ये वाली टेक्स्ट बुक। ये नहीं चाहती कि आप फैक्ट्स को मगअप करो। वी वांट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स। हम चाहते हैं कि आप नए फैक्ट्स कैसे फाइंड आउट करो, आप नए खोज कैसे करो, आप कैसे एक अच्छे साइंटिस्ट बन पाओ, कैसे एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर बन पाओ। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग वन सिंपल क्वेश्चंस। तो जरूरी नहीं है कि आप कोई भी चीज देखो और एक ही क्वेश्चन पूछो, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो कि प्लांट ग्रीन कलर का क्यों होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, रूट्स पानी को कैसे लेते हैं। तो ये सारी चीजें आप सोच सकते हो, डिफरेंट क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। नाउ यू कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ज्यादा फोकस्ड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, एंड डिजाइन वेज टू परहैप्स डू सम एक्सपेरिमेंट्स। तो ये बुक ये चाहती है कि सिर्फ आप क्वेश्चन ही ना पूछो, आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स भी बनाओ और उन एक्सपेरिमेंट्स को करके फाइंड आउट करो कि ये चीज होती है या नहीं। टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड देन यूज योर ऑब्जर्वेशंस टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। तो पहले क्वेश्चन पूछो, फिर एक्सपेरिमेंट करो, और उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट से उस क्वेश्चन का जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर करो। तो ये बुक आपकी ये चाहती है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप वी लर्न हाउ टू यूज क्वेश्चंस एज स्टार्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होता है, पहला स्टार्टिंग जर्नी आपका क्वेश्चन होता है। आपने क्वेश्चन पूछा, वहीं से आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली, एक्सपेरिमेंट thoughtfully
एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी। तो आपने क्वेश्चन पूछा, आपने उस चीज को ध्यान से देखा, उस पे एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से जो भी आपको फाइंड आउट हुआ ना उसको आपने यूज किया अपना आंसर देने के लिए, जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देने के लिए। इन डूइंग सो ईच ऑफ यू वोंट जस्ट बी लर्नर्स बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर्स। तो आप लर्नर्स के साथ साथ इन्वेस्टिगेटर्स भी बनोगे, यंग साइंटिस्ट भी बनोगे, एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल्स। तो आप क्या क्या बनोगे? आप लर्नर्स बन रहे हो, इन्वेस्टिगेटर्स बन रहे हो, साइंटिस्ट बन रहे हो, एक्सप्लोरर्स बन रहे हो और डिफरेंट डिफरेंट पजल्स को सॉल्व करने के तरीके निकाल रहे हो। ठीक है, दीज में रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ लाइक व्हाई डज डो राइजेस। तो जब हम आटा गूंथते हैं ना तो आपने देखा होगा वो आटा थोड़ा सा राइज कर जाता है, वो फूल जाता है। आपने भटूरों को भी देखा होगा कि भटूरे भी थोड़े से फूल जाते हैं। डो का मतलब क्या होता है? आटा। तो आटा क्यों फूल रहा है? तो बेसिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत हाई फाई क्वेश्चंस। जो भी चीज आप अपने अराउंड देख रहे हो बेसिक डेली लाइफ में, वो एक क्वेश्चन बन सकता है। टू the bigger mysteries of the earth and beyond, like is the world getting warmer। तो बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज भी हो सकती हैं कि अर्थ कैसे बना था, मून कैसे बना था, हमारा अर्थ जो है वो धीरे धीरे गर्म क्यों हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है। तो आपके बहुत छोटे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिजाइन ऑफ आर पेज नंबर वंस अगेन। तो यहाँ पे थोड़ी बुक की प्रमोशन की गई है। यहाँ पे ये लिखा गया है कि जैसे जैसे आप पेज पलटोगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा। देखो जैसे ये पेज नंबर 2 है तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे रूट्स बनी हुई है। ठीक है, आपको हर पेज के नीचे यहाँ पे रूट्स दिखेंगी और यहाँ पे हमें ऊपर की साइड क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो हमें काइट दिख रही है। ठीक है, तो ये दोनों क्यों है? रूट्स एक्चुअली हमें ये शो कर रही हैं कि हम साइंस में हमेशा डीपर जाते हैं, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक चीज मिल गई फिर दूसरी ढूंढेंगे, तीसरी ढूंढेंगे, चौथी ढूंढेंगे। सो वी आर गोइंग डीपर इनटू द टॉपिक। हम टॉपिक के अंदर जा रहे हैं, जैसे कि रूट सॉइल के अंदर जाती है। ठीक है, समझ आ गया। और काइट क्यों है? क्योंकि हम साइंस में ढूंढते ढूंढते ना एक्सप्लोर करते हैं, जैसे काइट पूरे स्काई को एक्सप्लोर करती है। ठीक है, तो आप क्या क्या देखोगे ऑन दी लेफ्ट हैंड पेजेस, जो भी लेफ्ट हैंड के पेजेस होंगे, ठीक है, आपको नीचे की साइड इमेज ऑफ अ रूट दिखेगी। ठीक है, सिंबलाइजिंग द डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज दैट कीप्स अस कनेक्टेड टू आवर एनवायरमेंट, ट्रेडिशंस एंड आवर कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, तो ये दिखा रही है आप डीपर जा रहे हो किसी टॉपिक के अंदर और आपको अपनी जो रूट्स हैं उससे कनेक्ट रख रही है। जैसे हमारा हेरिटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे आप बाहर की तरफ ना जाओ। ये मत सोचो कि साइंस अगर इंपॉर्टेंट है तो हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज वो बेकार है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उससे भी आपको जोड़ के रहना है एंड दैट इज व्हाट द रूट्स आर सिंबलाइजिंग। ये रूट्स आपको ये दिखाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। This year, our investigative adventure will take us on a journey from the tiny microbes we can't see to planet-wide challenges we can't ignore। ठीक है, तो इस साल हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें आंखों से नहीं दिखते। कैसे दिखते हैं? आंखों के साथ साथ हमें एक माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे इस साल और बहुत बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमारा प्लैनेट अर्थ, उस पर क्या ऐसी कंडीशंस हैं जिससे लाइफ पॉसिबल हो पाती है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग समथिंग as small as a single drop of water and uncover a hidden world of tiny organisms। तो छोटे से पानी के ड्रॉप में क्या हो रहा है उसको भी देखेंगे और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बात करेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें आप लोगों को पता होगा, इसमें हमारे बहुत सारे आते हैं। इसमें हमारे जैसे वायरसेस आते हैं। वायरसेस आपको कोविड-19 में एक वायरस ने बहुत ज्यादा तंग किया था, है ना, आपको पता होगा। इसमें बैक्टीरिया आते हैं, ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। बहुत सारे डिजीजेस भी बैक्टीरिया कॉज करते हैं और कर्ड फॉर्मेशन में भी बैक्टीरिया का रोल होता है। बिना बैक्टीरिया के हमारा दही नहीं जमेगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया आते हैं, इसमें हमारे फंगाई आते हैं। ठीक है, फंगस जिनको हम बोलते हैं जो ब्रेड खराब कर देते हैं, तो बहुत सारे आते हैं। आई विल नॉट बी टेलिंग यू अबाउट दीज ऑल, क्योंकि इससे डेडिकेटेड हमारा एक डिफरेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं आंसर्स नहीं दूंगा, क्योंकि आंसर्स आपको मिलेंगे जैसे जैसे आप पूरी बुक को कंप्लीट कर लोगे।
ठीक है। चलो, अनसीन बट डीपली लिंक टू अस, तो ये हमें दिखते नहीं है बट बहुत ज्यादा फायदा भी करते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान भी करते हैं। जैसे मैंने बताया डिजीजेस कॉज करते हैं, और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे दही, तो उसको बनाने में भी यूज होते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर्स, जैसे मैंने बताया इनविजिबल हेल्पर्स हैं दैट हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड और प्रोड्यूस मेडिसिन। तो हमारे फूड डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ये रहते हैं और फूड डाइजेस्ट कराने में भी हमारी हेल्प करते हैं, मेडिसिन बनाने में भी ये हमारी हेल्प करते हैं। वाइल अदर्स कैन बी हार्मफुल कॉजिंग इन्फेक्शंस, तो डिजीजेस भी कॉज करते हैं। इसीलिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स भी बोलते हैं और हमारे एनिमीज भी बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो हेल्पर्स भी बोलते हैं और हमारे एनिमीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन लग रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे इंजेक्शन से डॉक्टर क्या लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन, जिससे हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, आप लोगों को डर लगता होगा शायद वैक्सीनेशन से। तो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं यहाँ पे इंजेक्शन से, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही इसमें इंजेक्ट किया जाता है, इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही लिंक्ड है, ठीक है। तो इसको हम आगे के चैप्टर्स में अंडरस्टैंड करेंगे कि वर्क कैसे करता है, बट यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल हमें समझ में आता है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें डिजीजेस से बचाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, बट व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी, हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शंस, तो हम इन इन्फेक्शन से कैसे लड़ते हैं, जैसे कोई भी डिजीज हमें हो जाता है तो हम कैसे लड़ते हैं उस डिजीज से। वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन्स हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शंस। तो हम सीखेंगे कि फूड कैसे हमें हेल्दी बनाता है, ठीक है, उसके अलावा मेडिसिन कैसे हमें हेल्दी बनाती हैं, वैक्सीन हमें कैसे हेल्दी बनाती हैं, या हमारी डेली की एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज क्या करो, एक्सरसाइज कैसे हमें हेल्दी बनाती हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। But that is just the beginning. In today's world, science does play a major role in improving our lives. ठीक है, तो बहुत साइंस का रोल है हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए। आप मोबाइल फोन्स की बात कर लो, आप जो भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनकी बात कर लो, तो उसमें कहीं ना कहीं साइंस का रोल है। सो साइंस इज हेल्पिंग अस टू सो साइंस इज हेल्पिंग अस टू मेकिंग आवर लाइफ सिंपल। बिना साइंस के हमारी लाइफ जो है वो काफी टफ हो जाती है। और साइंस की स्टार्टिंग कहां से हुई, किसी ने क्वेश्चन किया होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिक करंट इन मेनी वेज टू हेल्प make our lives easier. We depend on the heating effect of electric current to keep us warm. तो हीटर्स में क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उससे हम क्या कर रहे हैं, उससे हम हीटिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, उससे हम हीट निकाल रहे हैं और उस हीट को हम यूज कर रहे हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। सो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आई, फ्रॉम साइंस, ठीक है। वाइल द मैग्नेटिक इफेक्ट हेल्प्स मोटर रन एंड मशीन्स फंक्शन, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसके हीटिंग इफेक्ट्स भी होते हैं, उसको भी हम समझेंगे इस बुक में, और उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी होते हैं, उसको भी हम समझेंगे इस बुक में, ठीक है। तो आपको दोनों के एग्जांपल यहां पे दिए गए हैं। सबसे पहले यहां पे देखो, यहां पे मैं क्या दिया गया, यहां पे मैं हीटर दिया गया, यू कैन सी अ हीटर ओवर हियर, ठीक है। इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज कर रहे हैं, और हमें इसमें भी प्रेस आपको दिया गया है, प्रेस में भी हम क्या यूज कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज कर रहे हैं। मोटर्स, यहाँ पे डायग्राम नहीं है बट मोटर्स में क्या होता है, हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ही हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट को भी शो करता है और मोटर्स में यही हम यूज कर रहे हैं। These phenomena depend on fundamental forces, ठीक है। तो इसमें हमारी क्या यूज हो रही है, इसमें हमारी फंडामेंटल फोर्सेज यूज हो रही है। अब आप सोच रहे हो फंडामेंटल फोर्सेज होती क्या है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। व्हाट आर फंडामेंटल फोर्सेज, सो after watching electricity do work, we move on to study these forces themselves, starting with those that make objects स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन। तो हमारी कुछ फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं, जैसे मैग्नेटिज्म भी एक फंडामेंटल फोर्स है, हमारी ग्रेविटी फंडामेंटल फोर्स है। तो हम उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हमारी ग्रेविटी चीजों को मूव कर रही है, कैसे हमारी फोर्सेस, हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं तो कैसे उसकी स्पीड बढ़ रही है, या कोई स्पीड से ऑब्जेक्ट आ रहा है कैसे हम उसको फोर्स दे के रोक पा रहे हैं। तो बेसिकली हम इस बुक में फोर्स के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस पूरी बुक में हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। तो अभी मैं फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में आपको बता रहा था कि ग्रेविटी एक फंडामेंटल फोर्स है। आप लोगों ने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा होगा। तो जब भी हम बॉल को ऊपर उछालते हैं तो क्या होता है कि बॉल नीचे की तरफ आती है। वो किस वजह से आती है, वो ग्रेविटी की वजह से आती है। सो दैट इज अ फंडामेंटल फोर्स। और व्हाई अ कार स्टॉप्स
when the brakes are applied। तो कार क्यों रुक रही है जब ब्रेक लग रहे हैं? सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फोर्स। जब भी फोर्स लगती है ना तो क्या होता है, या तो एक ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है या स्पीड जो है वो कम होती है, या फिर उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। हम फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो यही तीनों चीजें होती हैं जब भी हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। दिस ऑल्सो लीड्स अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर। सो फोर्स से ही हमारा प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आता है। हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट। सो फोर्स से प्रेशर कैसे लिंक्ड है उसको भी हम इस बुक में कवर करेंगे। The same concepts of force and pressure also decide how air moves। So force से pressure का concept आया, pressure से ये concept आया कि हवा कैसे चलती है, air कैसे move करती है। Air is always moving from high pressure to low pressure। high pressure से low pressure की तरफ हमारी हवा चलती है। तो वो pressure के concept से ही हमें समझ आएगा कि हवा कैसे चल रही है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करोगे ना तो उसका आंसर तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके अलावा आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस और खुल जाएंगे, ठीक है। तो फोर्स आपने अंडरस्टैंड किया, फिर प्रेशर आ गया, फिर आपका मूवमेंट ऑफ एयर आ गया, ठीक है। अ स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर कैन रिजल्ट इन अ जेंटल breeze, while a stronger pressure difference can lead to strong winds and sometimes even cyclones। so जितना भी प्रेशर में डिफरेंस होता है ना उसके हिसाब से हमारी हवा चलती है। अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो थोड़ी सी हवा चलेगी, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आपका साइक्लोन भी आ सकता है या बहुत ज्यादा तेज हवा चल सकती है। तो ये सारी चीजें प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रही हैं, हमें कुछ इमेजेस दी गई हैं बुक में जिससे हम थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि एक लड़की है वो बॉल को ऊपर थ्रो कर रही है, ठीक है। सो यू कैन सी इट ओवर हियर दिस इमेज, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स और वो बॉल नीचे की तरफ आएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी, ठीक है। आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है जिसमें हमारा बहुत ज्यादा एयर प्रेशर है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके साइक्लोन्स आ रहे हैं, ठीक है, आपकी हवा चल रही है बीच की साइड पे। So these two images are helpful in understanding how the force and the pressure is actually working, ठीक है। So these forces are connected to powerful weather events, ठीक है। कौन कौन से पावरफुल वेदर इवेंट्स हैं, जैसे कि साइक्लोन्स हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स एंड इफेक्ट आवर डेली लाइव्स, एग्रीकल्चर एंड इवन आवर सेफ्टी। तो साइक्लोन्स आ गए या स्टॉर्म आ गए तो आपने इमेज में देखा कि बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, ठीक है। तो हमारी सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम इस प्रेशर डिफरेंस को समझें। टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन एक्सर्ट प्रेशर और व्हाई वाटर बॉइल्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर, वी नीड टू जूम इनटू दीज मटेरियल्स एंड सी व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स they are made up of and how they move around। तो सबसे पहले हमने बायोलॉजी के बारे में बात की थी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसके बाद हमने थोड़ी सी फिजिक्स की बात करी जहां पे हम फोर्सेस के बारे में समझेंगे। उसके बाद अब हम आ गए हैं केमिस्ट्री में जिसमें हम देख रहे हैं कैसे कैसे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। जैसे अगर आप कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करो तो उसमें पार्टिकल्स बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, देखो बहुत टाइटली बाउंड है पार्टिकल्स। और उसके बाद अगर आप बात करो वाटर की तो इसमें थोड़ा सा गैप है बीच बीच में, और अगर हम गैसेस की बात करें तो बहुत दूर दूर है पार्टिकल, ठीक है। तो अगर हम इन पार्टिकल्स को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि फोर्स कैसे वर्क कर रही है और इनका जो प्रेशर है वो कैसे वर्क कर रहा है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। आप कोई भी चीज के बारे में बात कर लो, कोई भी चीज जो हमारे अराउंड है वो किससे बनी हुई है, वो टाइनी पार्टिकल्स से बनी हुई है, ठीक है। इन टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं उसके बारे में हम इस बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। सो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जैसे हमने देखा यहाँ पे हमें सॉलिड्स दिए हुए हैं, लिक्विड्स दिए हुए हैं, गैसेस दिए हुए हैं, सब में पार्टिकल्स है, बट पार्टिकल्स का जो बीच का स्पेस है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। In materials that are solid, these particles cannot move much, while gases they can move around freely। So solids में वो इतने पास पास है तो वो move नहीं कर पाते ज़्यादा, बट अगर हम बात करें gases की तो वो बहुत दूर दूर तक move कर सकते हैं, ठीक है। Classifying things around us is an important feature of science। We can also classify materials around us into elements, compounds and mixtures। So हम तीन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। कंपाउंड्स
जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स बाउंडेड टुगेदर होते हैं। और मिक्सचर क्या होते हैं, हमने चीजों को डाल के मिक्स किया हुआ है जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि आपने सैंड में सॉल्ट डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया, ठीक है, मिट्टी लो उसमें नमक डालो उसको मिक्स कर दो, तो उसको आप ऐसे ही सेपरेट एक एक हाथ से निकाल के सेपरेट नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। और जैसे वाटर की मैं बात करूं, वाटर में क्या है कि हाइड्रोजन अलग है, ठीक है, और हमारा ऑक्सीजन अलग है, उसको हमने केमिकली कंबाइन किया गया तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आ गया। और एलिमेंट क्या हो गया, ऑक्सीजन, जो एक ही चीज से बना हुआ है। तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, वाटर हमारा क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, और जो ये मैं बता रहा हूं मिट्टी में नमक डाल दिया, ठीक है, सॉल्ट प्लस सैंड, ये हमारा क्या हो गया, ये मिक्सचर हो गया। समझ में आ गया। और अगर नहीं भी समझ में आया तो इस बुक में हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे कि तीनों कैसे अलग होते हैं और तीनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। Once we know how particles combine or mix, we can then understand solutions। फिर हम समझेंगे solutions क्या होते हैं। जब हम particles समझ गए फिर हम solutions के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम solutions बनाते हैं। For example, how sugar dissolves in tea and make it sweet। So sugar कैसे जो हमारी चाय होती है उसको मीठा बनाती है, उसको भी हम समझेंगे। उसके लिए हमें particles को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो वो हम आगे चलते हैं। From the world of particles and mixtures we then move into the world of light। उसके बाद फिर हम फिजिक्स की थोड़ी सी बात करेंगे जिसमें हम लाइट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। वी विल स्टडी हाउ लाइट रेज रिफ्लेक्ट ऑफ फ्लैट एंड कर्व्ड मिरर्स। सो हम फ्लैट मिरर्स की बात करेंगे, ठीक है, हम कर्व्ड मिरर्स की भी बात करेंगे और देखेंगे लाइट उस पर जैसे टकराती है तो लाइट का क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि लाइट जब लेंसेज से पास होती है तो उसका क्या होता है। जो हमारे चश्मे में लेंसेज होते हैं ना, अगर लाइट उसमें से पास हो तो क्या होगा, तो उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। एंड helps us understand the working of many objects around us। The bending of light explains what happens when we see an image in a shiny metal spoon, or how corrective glasses help many of us to see clearly। तो जब हम लाइट के बारे में समझ लेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, उससे हमारा फायदा ये होगा कि हमें समझ आएगा कि चश्मा पहनने से कैसे कुछ लोगों को क्लियरली दिखने लग जाता है। उससे हमें यह समझ आएगा कि जब हम स्पून में देखते हैं तो हमारी इमेज बहुत छोटी सी क्यों दिखती है, तो वो भी हमें समझ आएगा। उसके लिए हमें लाइट की प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिश्ड मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिरर में ही लाइट रिफ्लेक्ट होती है, हमारे ऊपर भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मेरे ऊपर भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट आ रही है मेरे ऊपर पड़ रही है, यहां से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक जा रही है और इसी वजह से आप मुझे देख पा रहे हो। कोई भी ऑब्जेक्ट आप इसीलिए देख पाते हो क्योंकि लाइट उससे टकरा के आप तक पहुंचती है, ठीक है। So it is not only reflecting by polished surfaces, rough surfaces reflect light as well, and so does the moon। So moon की अपनी लाइट नहीं होती, moon की लाइट कहां से आ रही है, सन की लाइट मून तक पहुंच रही है और मून से टकरा के वो अर्थ तक लाइट पहुंच रही है, इसी वजह से मून हमें दिख पा रहा है। तो मैं यहाँ पे इमेज से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आई और यहां से लाइट आके हमारी पड़ रही है अर्थ के ऊपर, तो ऐसे हमारी सनलाइट आ रही है। बट हो क्या रहा है कि यही लाइट जो हमारी है ये मून से टकरा रही है, ठीक है। सपोज यहां पे मून है, यहां पे हमारा मून है, देखो अभी आएगा, तो यहां पे हमारा जब मून आया तो यहां से टकरा के हमारे अर्थ पे लाइट आ रही है। सो दैट इज हाउ वी कैन सी द मून। तो मून की अपनी लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। डिपेंडिंग ऑन the relative positions of the earth, moon and sun, a slightly different part of the moon is illuminated each night, giving rise to the beautiful phases of the moon that we see in the sky। तो आप लोगों ने देखा होगा कि रोज जो मून है उसका शेप थोड़ा सा चेंज होता है, तो उसको हम फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं। इसको समझने के लिए आ जाओ वापस से हमारे डायग्राम पे। तो होता क्या है कि सन की जो लाइट है वो आ रही है और वो किस एंगल पे टकरा रही है मून से और फिर अर्थ तक पहुंच रही है, उसके हिसाब से हमें फेजेस ऑफ द मून दिखते हैं। कभी कभी हमें दिखेगा कि कोई मून नहीं है स्काई में, कभी कभी हमें थोड़ा सा मून दिखेगा, ठीक है, इसको हम क्रिसेंट मून बोलते हैं। कभी कभी हमें हाफ मून दिखता है, कभी हाफ से थोड़ा ज्यादा दिखता है जिसको हम गिब्बस मून बोलते हैं, और कभी कभी हमें फुल मून दिखता है। सो दीज आर दी फेजेस ऑफ द मून, ठीक है। तो इन फेजेस में भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है। कभी हमें लेफ्ट साइड का चमकता हुआ दिखेगा, कभी हमें राइट साइड का चमकता हुआ दिखेगा। देखो यहाँ पे आपको
ये वाला पार्ट चमकता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट चमकता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आपको फुल मून दिख रहा है। सो दीज आर दी फेजेस ऑफ द मून। ये सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहे हैं कि किस एंगल में हमारी लाइट टकरा के, सपोज यहाँ पे मून अब आ गया तो टकरा के कैसे हमारी लाइट अर्थ तक पहुंच रही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें न्यू मून, वैक्सिंग क्रिसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, फिर हमें गिब्बस मून दिखता है, फिर हमें फुल मून दिखता है, तो ऐसे ही दिखते हैं। तो अभी फेजेस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब हम चैप्टर में चलेंगे तो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। Watching the periodic cycles of the moon's phases allowed humans to come up with the first calendars by combining careful observations of sunrises, sunsets and lunar cycles. Various calendars came into being. So अगर हम different religions की बात करें ना, तो different religions में हमारा lunar calendar use होता है, जिसमें हम मून के बेसिस पे डेट्स को चेंज करते हैं, ठीक है। तो 28 दिन लगते हैं मून को एक कंप्लीट साइकिल कवर करने में, जिसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो 28 दिन का ही रेवोल्यूशन होता है मून का, और 28 दिन का ही रोटेशन होता है मून का, ठीक है। तो 28 दिन लगते हैं। तो इन 28 दिनों के हिसाब से ही हम कैलेंडर को यूज करते थे पहले, बट अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो मॉडर्न कैलेंडर है वो मून के बेसिस पे नहीं है, वो बेसिस पे है जैसे अर्थ घूम रहा है अराउंड द सन। सो अगर हम हिंदुज्म की बात करें तो इसमें भी हम लूनर कैलेंडर को यूज करते हैं, मुस्लिम्स भी लूनर कैलेंडर को यूज करते हैं। सो दैट इज हाउ डिफरेंट रिलीजन्स आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द मून टू फाइंड आउट व्हाट मंथ इट इज, कौन सा टाइम चल रहा है, तो वो मून की हेल्प से ही हम पहले फाइंड आउट करते थे, ठीक है। उसके बाद isn't it fascinating that the calendars which determine our routines on earth are linked to the motions of objects far beyond our planet? तो जो भी हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो हमें टाइम बता रहा है कहाँ का, अर्थ का, या मंथ बता रहा है या डे बता रहा है कहाँ का, अर्थ का। बट वो जिस बेसिस पे बता रहा है ना, वो चीज अर्थ पे है ही नहीं। जैसे मून अर्थ पे तो नहीं है, बट मून की हेल्प से हम अर्थ का रूटीन जो है उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इजंट इट फैसिनेटिंग दैट द बुक इज सेइंग, ठीक है। तो अब मैं आपको डायग्राम्स के बारे में बताता हूं। बहुत सारे डायग्राम्स हैं इस पेज पे, तो धीरे धीरे करके उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहां पे देखो तो आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें टॉर्च से लाइट को मारा जा रहा है ऑन दी मिरर। तो ये मिरर है, सो दिस इज द इंसिडेंट रे, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है, ठीक है। तो आपकी लाइट यहां से टकरा के बाउंस कर रही है, सो दैट इज रिफ्लेक्शन। इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम देखो, तो यहाँ पे एक चार्ट सी बनी हुई है, तो आप लोगों ने खाई भी होगी शायद ये। तो दिस इज अ मिक्सचर, इसमें देखो डिफरेंट चीजें डाली गई हैं, तो आप इसको निकाल नहीं सकते, आप इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, या फिर बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा अगर आप एक एक चीज करके इसको सेपरेट आउट करोगे, ठीक है। सो दिस इज अ मिक्सचर। उसमें आप यहां पे देखो तो आपको एक सॉल्यूशन दिख रहा है। सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपको पता नहीं लग रहा है, सपोज ये पानी है और पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया, हमने नमक डाल दिया, हमने मिक्स कर दिया, तो आपको नमक दिखेगा नहीं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है कि पार्टिकल्स हैं, देखो बीच बीच में, सपोज ये शुगर पार्टिकल्स है या फिर सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, और ये ब्लू वाले जो हैं छोटे छोटे, ये वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो दिस इज अ सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन बताया गया है यहाँ पे, दिस इज अ सॉल्यूशन, और यहां पे आपको क्या बताया गया है, यहां पे आपको बताया गया मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद मून के फेजेस थे, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यहां पे कैलेंडर दिया गया है, ठीक है, चित्रा, दैट इज फॉलोड इन हिंदुइज्म, ठीक है। और न्यू ईयर होता है अराउंड एंड ऑफ मार्च या स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल, अगर हम हिंदुइज्म की बात करें। सो न्यू ईयर इस टाइम पे पड़ता है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कैलेंडर, ठीक है। सो दिस इज हाउ मून इज यूज टू फाइंड आउट द मंथ्स, और कैसे हमारा साल चेंज हो रहा है उसके लिए भी हम पहले मून को ही यूज करते थे। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अगर आपका कोई दोस्त या आपके छोटे भाई बहन 7th क्लास में है तो हम 7th की साइंस की भी सीरीज हमारी चल रही है, तो आप उनको वो वीडियो शेयर कर सकते हो। आपको प्लेलिस्ट में वो वाली जो सारी वीडियोज हैं 7th की वो मिल जाएगी। सो माय नेम इज यतिन मदान, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय एवरीवन एंड टेक